ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू मालन क्लासेज। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने फर्स्ट एड से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था फर्स्ट एड्स का डेफिनेशन क्या होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने फर्स्ट एड्स के प्रिंसिपल, सिद्धांत और एम्स को बहुत अच्छे से देख लिया था। आज आइए वीडियो सेगमेंट्स की इस इंपॉर्टेंट कड़ी में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एडर के रूप में आपातकालीन परिस्थितियों में एक इमरजेंसी पीरियड्स में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट से हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि एक फ़र्स्ट एडर के रूप में, एक फ़र्स्ट एडर कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों की क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हम लोग क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं कि हम लोग आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी पीरियड में किसी भी पेशेंट का किस प्रकार से मदद करते हैं, किस प्रकार से सहयोग करते हैं। आज आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो सेगमेंट्स में। आपातकालीन परिस्थिति में फर्स्ट एड कार्यकर्ता के मूल कार्य और जिम्मेदारियां। आज आइए बात करते हैं फर्स्ट एडर के क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या मूल कर्तव्य होते हैं। आज आइए बात करते हैं फर्स्ट एड कार्यकर्ता के प्राथमिक कार्य या जिम्मेदारियां। देखभाल को प्राथमिकता, सबसे पहले क्या होता है, देखभाल की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो देखिए हम बात करते हैं फर्स्ट एड कार्यकर्ता को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों तथा चोटों को प्राथमिकता के अनुसार तत्कालिक मदद देनी चाहिए। अगर आप एक ट्रेंड फर्स्ट एडर हैं तो आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दुर्घटना स्थल पर, अर्थात किसी ऐसे साइट पर जहां इमरजेंसी केस हुई है, जहां कोई एक्सीडेंट हुआ है, जहां कोई दुर्घटना हुआ है, वहां पहुंचकर आप व्यक्तियों तथा चोट को प्राथमिकता देंगे और अपने स्किल के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर वहाँ तत्कालिक मदद देना आप शुरू कर देंगे। दूसरा है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को सुरक्षित जगह पर रखें। जो दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो विक्टिम हैं, जो उनको चोट पहुंच चुकी है, उनको एक सुरक्षित स्थान पर आपको रखने की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति किसी सुरक्षित स्थान में नहीं है, जैसे किसी नाले में गिर पड़ा है या फिर सड़क पर पड़ा है, तो उसे सुरक्षित और खुले हवादार स्थान पर ले जाएं। तो ये दो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए तीसरा क्या है, ABC के सिद्धांत का पालन करें। आपको ABC के सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा। अब आप समझ रहे होंगे ABC है क्या। ए फॉर होता है एयरवे, अर्थात आप ये देखेंगे कि उसका सांस कैसा चल रहा है, अर्थात उसका सांस लेने का जो रास्ता है, जो ट्रैक है, वो खुला हुआ है या नहीं, ब्लॉक तो नहीं हुआ है। अगर ब्लॉक हुआ है तो उसको आप अनब्लॉक करेंगे, आप उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एयरवे, अर्थात जो सांस लेने का रास्ता है, वो नाक से लेकर हमको पूरे फेफड़े तक ये देखना होगा कि पूर्ण रूप से खाली है, सांस जा रहा है, आने का रास्ता क्लियर है कि नहीं, इस पर हम ध्यान देंगे। दूसरा है बी माने ब्रीदिंग, अर्थात पहला तो है एयरवे देखना, दूसरा है ब्रीदिंग, अर्थात आप ये चेक करेंगे, अपने कान को पेशेंट के नाक तक ले जाएंगे और ये देखेंगे कि उसकी ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं। और तीसरा जो सी है, इसका मतलब सर्कुलेशन, आप नब्ज टटोल कर, आप नाड़ियों को देखकर ये पता करेंगे कि उसकी पल्सेस चल रही हैं कि नहीं, सर्कुलेशन प्रॉपर रूप से चल रहा है कि नहीं। इन सब सिद्धांतों का हम पालन करेंगे। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले एयरवे के विषय में समझ लेते हैं। हवा आने का मार्ग, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ए फॉर होता है एयरवे। क्या पीड़ित व्यक्ति को हवा मिलने का मार्ग साफ है? क्या पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में कोई बाधा आ रही है? यह बाधा मरीज की जीभ से लेकर बाहर की ओर कोई चीज़ जैसे खाद्य पदार्थ, नकली दांत या खिलौने के घुसने तक हो सकती है। यदि उसके गले में कोई चीज़ अटकी हुई है तो उसे अपने हल्के हाथों से बाहर खींचिए। अगर मान लीजिए पेशेंट के मुंह में किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, किसी प्रकार का कोई चीज़ फंस गया है, जैसे कोई खाद्य पदार्थ फंस गया है, या नकली दांत लगाने से फंस गया है, या खिलौना आदि घुस गया है, तो उसको अपने हाथों से, हल्के हाथ के सहारे से क्या करना है, उस चीज़ को निकाल लेना है। कभी कभी ये होता है कि एक्सीडेंट के केस में पेशेंट का जीभ पलट जाता है, क्योंकि जीभ की जो मांसपेशियाँ वो ढीली पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो पलट जाती है। तो उसको क्या करेंगे, आप अपने 2 अंगुलियों के सहारे से, अपनी 2 अंगुलियों को आप पेशेंट के मुंह में डालेंगे और उसके जीभ को उसके प्राथमिक पोजीशन पर, अर्थात उसके फिर से जिस इनिशियल पोजीशन पर था उसमें लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा है सांस लेना, जिसको हम बी कहते हैं, ब्रीदिंग। तो आइए ब्रीदिंग के विषय हम जान लेते हैं। क्या वह ठीक से सांस ले रहा है? अपने कान को मरीज के मुंह तथा नाक के समीप रखिए, अर्थात अपने जो मुंह है ना, अपने मुंह को क्या करेंगे, अपने कान को उस पेशेंट के नाक के पास ले जाएंगे और देखेंगे कि क्या वो प्रॉपरली ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका आप चेक करेंगे। तो कैसे आप चेक करेंगे? अगर मान लीजिए वो सांस नहीं ले पा रहा है तो आप क्या कर पाएंगे, ठुड्डी को ऊपर उठाना, सिर को ऊपर उठाने के मैनुअल का प्रयोग करके उसके लिए हवा आने का मार्ग खोलेंगे। अगर मान लीजिए वो ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा है, सांस नहीं आ रहा है, अगर आप अपने
कान को उसके नाक के पास ले जाएंगे, उसके मुंह के पास ले जाएंगे और देखेंगे कि वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, तो इसके बाद आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप मैन्युअली उसके सांस लेने का अर्थात उसके ब्रीदिंग लेने का रास्ता साफ़ करें। कैसे करेंगे आप? उसके ठुड्डी को, जैसा कि ये देखिए फिगर में दिखाया गया है, उसके चिन पार्ट को, ठुड्डी को क्या करेंगे आप? यहाँ देखिए, ये ठुड्डी को उठा रहा है, ये देखिए, ये इसके चिन पार्ट को ऊपर की ओर उठा रहा है और सिर को ऊपर उठाने के मैनुअल का प्रयोग करके, अर्थात अपने हाथ के मैनुअली क्या करेंगे, उसके सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए उसको क्या करेंगे, पीछे की ओर टिल्ट करेंगे, पीछे की ओर झुकाएंगे, है ना, और उसके हवा आने का मार्ग खोल देंगे। ठीक, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक हाथ मरीज के माथे पर रखेंगे, क्या करेंगे, जैसा कि आप देखिए यहाँ लिखा गया है, एक हाथ मरीज के हाथ पर रखेंगे, दूसरे हाथ की अंगुलियों को मरीज की ठुड्डी पर रखेंगे और दूसरे हाथ की अंगुलियों को क्या करेंगे, मरीज के यहाँ ठुड्डी पर रखेंगे। उसका मुंह बंद किए बिना, अर्थात मुंह को आपको नहीं बंद करना है, मुंह को खोले रखना है, उसका मुंह बंद किए बिना अपनी अंगुलियों से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाएं। क्या करेंगे? अपनी अंगुलियों के सहारे उसके चिन को ऊपर उठाएंगे और साथ साथ अपने हाथ से उसके सिर को पीछे झुकाएंगे, अर्थात चिन को ऊपर उठाएंगे और उसके सिर को पीछे की ओर टिल्ट करेंगे। और इस प्रकार से पेशेंट का मुंह जो होता है खुल जाता है और वो पीछे की ओर टिल्ट हो जाता है। इस प्रकार से उसका जो एयरवे है, उसका सांस लेने का रास्ता है, वो खुल जाता है ना। आगे देखिए क्या करना होता है, उसके सिर को अपने हाथ से पीछे झुकाकर उसके हवा आने के मार्ग को खोल देना है। क्या करना है? उसके सिर को अपने हाथ से पीछे झुकाकर उसके हवा आने का मार्ग खोल देंगे, जिससे वो आसानी से सांस ले सके। आगे देखिए, मरीज का सिर इसी स्थिति में रखिए। अब क्या करना पड़ेगा? मरीज को आपको इसी स्थिति में, इसी कंडीशन में रखना है। मरीज की छाती को देखकर या छूकर अवलोकन करना होगा कि यह ऊपर और नीचे हो रहा है या नहीं। अर्थात मरीज की छाती को देखकर आप ये देखेंगे कि उसका जो चेस्ट है वो ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। या तो आप देखकर एहसास करेंगे या फिर छूकर भी आप अवलोकन करेंगे कि क्या उसका चेस्ट जो है ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, कंप्रेशन डिप्रेशन हो रहा है कि नहीं, है ना। यदि मरीज सांस ले रहा है तो उसे तुरंत मुंह से मुंह तक सांस देना चाहिए। अगर मान लीजिए वो सांस ले रहा है, उसकी सांसें चल रही हैं, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए? माउथ टू माउथ आपको क्या देना चाहिए? वेंटिलेशन देना चाहिए, ब्रीदिंग देना चाहिए। अर्थात आपको रेस्कस ब्रीदिंग देना होगा। कैसा? रेस्कस ब्रीदिंग देना है। अपने मुंह से उसके मुंह में सटाकर बिल्कुल लॉक करके अपने मुंह से उसके मुंह में सांस को फूंकना है, ये करना है। यदि मरीज की सांस कमज़ोर हो तो उसके लिए हवा आने के रास्ते को खोल कर रखें। यदि मरीज सांस नहीं ले पा रहा है, अर्थात किसी प्रकार से उसके सांस वाले रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एयरवे में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसके एयरवे को क्या करेंगे? उसके रास्ते को खोलने का काम करेंगे। यदि मरीज सांस ले रहा है, मान लीजिए मरीज के सांस हो रहा है, मतलब सांस वो ले रहा है, आप अपने कान को उसके नाक के पास या उसके मुंह के पास ले जाएंगे और देखेंगे अगर वो सांस ले रहा है तो आप क्या करेंगे? यदि मरीज़ सांस ले रहा है और यदि आपको शक है कि उसकी गर्दन में चोट है तो मरीज का सिर या गर्दन ऊपर न उठाएं। अगर मान लीजिए सांस ले रहा है और उसका गर्दन नीचे को झुका है लेकिन उसके गर्दन में चोट लगा है तो आपको किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है। उसके गर्दन को आप सच रखेंगे, उसके गर्दन को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, है ना। तो ये तो रहा उसका, अगर सांस का प्रॉब्लम है, एयरवे में प्रॉब्लम है या फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है तो आप इस प्रकार से मैनुअली उसको ट्रीट करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि उसके जो सर्कुलेशन है, खून का संचार कैसा चल रहा है। आ जाइए, इसका हम पहले देखेंगे, इसका हम चेक करेंगे कि किस प्रकार से उसका सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं, उसकी नाड़ियाँ चल रही हैं कि नहीं, नब्ज चल रहा है कि नहीं, पल्सेस चल रही हैं कि नहीं, तो हम ये देखेंगे। इसके बाद फिर हम उसका क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। क्या मरीज़ की नब्ज चल रही है? नब्ज चलने का मतलब है कि शरीर में तथा दिमाग तक खून का संचार हो रहा है। अगर मान लीजिए पेशेंट की नसें चल रही हैं, पल्स चल रही हैं, तो ये हम समझ लेते हैं कि अब उसके दिमाग तक या उसके शरीर तक खून का संचार हो रहा है। यदि मरीज बेहोश है और हिल-डुल नहीं रहा है तो यह जांच कीजिए कि क्या उसकी नब्ज चल रही है। अगर मान लीजिए मरीज बेहोश है, वो चल फिर नहीं पा रहा है, बिल्कुल शांत है, तो आपको ये देखना होगा कि उसकी पल्सेस चल रही हैं कि नहीं, है ना। नब्ज देखने के लिए अपनी अंगूठे के बाद वाली अंगुली को मरीज के गर्दन के उस भाग पर आराम से रखें जहां गर्दन की कैरोटिड धमनी सिर से छाती तक चलती है। देखिए नब्ज कैसे टटोलेंगे आप अंगूठे के जस्ट बगल के दोनों अंगुलियों को क्या करेंगे? एक साथ लेकर पेशेंट के गर्दन के बगल में, अर्थात कैरोटिड आर्टरी, कौन सी आर्टरी होती है? कैरोटिड आर्टरी पर आप क्या करेंगे? वहाँ आप रखेंगे और धीरे धीरे आप चेक करेंगे कि क्या यहाँ कैरोटिड आर्टरी के पल्सेस चल रही हैं, है ना। तो ये कैरोटिड आर्टरी क्या होती है? ये गर्दन की कैरोटिड आर्टरी
सिर से छाती तक चलती है। कहाँ चलती है? हेड से लेकर, क्योंकि ये हमारे हार्ट का कैरोटिड आर्टरी है। जो हार्ट की कैरोटिड आर्टरी है ये यहाँ से निकल कर अर्थात चेस्ट से निकल कर वो कहाँ तक जाती है? ब्रेन को सप्लाई करती है। तो इस कैरोटिड आर्टरी से पता चल जाता है कि उसकी जो पल्सेस हैं वो चल रही हैं कि नहीं। यदि मरीज की नब्ज नहीं चल रही है तो तुरंत कार्डियोपल्मोनरी सांस देना अर्थात CPR देना प्रारंभ करेंगे। अगर मान लीजिए कि उसकी पल्सेस नहीं चल रही हैं, आपको कैरोटिड आर्टरी देखने के बाद ये पता चल रहा है कि पल्सेस नहीं चल पा रही हैं, तो आपको तुरंत वहाँ क्या देना है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देना पड़ेगा अर्थात CPR देना शुरू कर देना है। अर्थात किसी प्रकार का कोई देर आप नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई लेट लतीफ़ी अगर करेंगे तो पेशेंट का जान जोखिम में हो सकता है ना। तो आप क्या करेंगे? एक बार आप देखेंगे पल्सेटिंग अगर हो रहा है, पल्सेस चल रही हैं, तो आप वहाँ तुरंत सांस मतलब अपने मुंह से मुंह को सटाकर सांस देंगे। अगर मान लीजिए उसका नब्ज नहीं चल रहा है तो आपको वहाँ तुरंत CPR शुरू कर देना है अर्थात 30 बार आप 30 बार आप कंप्रेशन देंगे, इसके बाद 2 बार आप ब्रीदिंग देंगे। 30 बार कंप्रेशन, 2 बार ब्रीदिंग देंगे, है ना। तो आप देख लिए होंगे कि किस प्रकार से हम चेक करेंगे। पेशेंट के गर्दन के पास जो कैरोटिड आर्टरी होती है, उस कैरोटिड आर्टरी पर अपने 2 उंगलियों के सहारे से आप देखेंगे कि धड़कन चल रही है, उसकी पल्सेस चल रही हैं, तो आपको तुरंत वहाँ केवल सांस देना है उसके मुंह में। अगर पल्सेस नहीं चल रही हैं तो आपको तुरंत सांस ही नहीं बल्कि आपको वहाँ CPR करना पड़ेगा, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना पड़ेगा अर्थात उसके चेस्ट पर आपको कंप्रेशन भी देना है 30 बार और इसके बाद 2 बार आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रीदिंग देना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए चित्र 2 में दिखाया गया है नब्ज को जबड़े के नीचे 2 गड्ढा है, उसमें छू कर देखें। अर्थात नब्ज के नीचे क्या होता है? जबड़े के पास में 2 गड्ढा दिखाई देता है, उसी गड्ढे में छू कर देखें तो आपको नब्ज चलता हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर नहीं दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि उसकी पल्सेस नहीं चल रही हैं और वहाँ आपको CPR देने की नितांत आवश्यकता है। क्या उसका अगला देखेंगे, क्या उसका बहुत अधिक खून बह रहा है? यदि हाँ तो खून के बहने को नियंत्रित कीजिए। अगर मान लीजिए उसके अंदर ब्लीडिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है तो ब्लीडिंग को आप क्या करेंगे? तुरंत उसको नियंत्रित करेंगे, तुरंत कंट्रोल करेंगे। नहीं तो ड्यू टू द लैक ऑफ द ब्लड अर्थात ब्लड के डिफिशियंसी में पेशेंट का जान जा सकता है। अगला देखिए, क्या नब्ज या हृदय अभी भी धड़क रहा है? यदि हृदय धड़क रहा है तो हृदय की मालिश कीजिए। अगर मान लीजिए नब्ज चल रहा है और आप ये देख रहे हैं कि हृदय की धड़कन चल रही है, आप उसका हार्ट बीट चेक कर पा रहे हैं और ये समझ में आ रहा है कि उसका हार्ट बीट चल रहा है और नब्ज पल्सेस भी चल रही हैं, तो आप उसको क्या करेंगे? हृदय पर आप मालिश करेंगे। क्या करेंगे? मालिश करेंगे। थोड़ा सा जब मालिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हृदय अपने पूर्ण रूप से प्रॉपरली वे में काम करना शुरू कर देगा। क्या वह सदमे में है? सदमे का इलाज करें। अगर मान लीजिए वो सदमे में है, किसी प्रकार का कोई आघात लग गया है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, तो आप सदमे में उसका क्या करेंगे? इलाज करना शुरू करेंगे। क्या उससे लू लग गई है? ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इमरजेंसी जगह पर पहुँचेंगे, आप आपातकालीन साइट पर पहुँचेंगे और ये सब आपको करना है। क्या उससे लू लगे? अगर मान लीजिए उसको हीट स्ट्रोक लग गया है, लू लग गया है, बहुत तेज़ी से उसके शरीर के अंदर क्या हो गया है? लू लग गया है, तो उसमें बहुत तेज़ी से वाटर का लॉस होता है। क्या होता है? जैसे देखिए, क्या उससे लू लग गया है? पसीना न आना, तेज बुखार, गर्म लाल त्वचा। देखिए इसमें क्या होता है, जब पेशेंट को लू लग जाता है ना तो उसमें पसीना नहीं आता है, लेकिन उसमें बहुत तेज बुखार होता है और उसकी जो त्वचा होती है वो लाल हो जाती है ना। तो उसमें क्या होना चाहिए? आपको देखना पड़ेगा कि अगर उसको लू लग गया है तो पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, क्योंकि उस लू में अर्थात बहुत तेज़ी से अगर उसके अंदर हीट स्ट्रोक हो जाएगा तो उससे भी उसका जान जा सकता है ना। अगला देखिए, मरीज की चोट या बीमारी के अनुसार विशेष फर्स्ट एड प्रदान करें। देखिए मरीज के चोट के आधार पर या उसकी बीमारी के आधार पर आपको एक स्पेशल फर्स्ट एड देना ज़रूरी होता है ना। अगला देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कृत्रिम सांस देने की प्रक्रिया किस पर। अगर मान लीजिए उसमें सांस नहीं आ रहा है ना, अर्थात ब्रीदिंग नहीं हो पा रहा है, तो किस प्रकार से आप सांस देंगे, है ना। सांस देने की प्रक्रिया के लिए हम बात करते हैं। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति ठीक से सांस नहीं ले रहा है तो फर्स्ट एड कार्यकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं सांस के रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है और कृत्रिम सांस लेने की प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए। अगर मान लीजिए वो सांस नहीं ले पा रहा है तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको एयरवे उसको क्या करना पड़ेगा? साफ़ करना पड़ेगा। अर्थात सांस लेने के रास्ते में अगर किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी प्रकार का कोई रुकावट है, तो उसको आपको सही करेंगे और फिर अपने मुँह के द्वारा कृत्रिम सांस देने की प्रक्रिया को आरम्भ कर देंगे, है ना। आगे आइए देखिए, विशेष चिकित्सीय मदद के लिए इंतजाम करना। अब आपको क्या करेंगे? देखिए मैंने बताया कि ये फर्स्ट एड जो होता है ये पूर्ण रूप से इलाज नहीं है। आप जो प्राथमिक उपचार देते हैं ये कोई पूर्ण रूप से उपचार नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का वैकल्पिक व्यवस्था है। लेकिन आप अगर किसी पेशेंट को सही करना चाहते हैं तो आप उसको विशेष चिकित्सीय मदद देने के लिए जरूर बहुत नितांत आवश्यक है। आप किसी
ट्रेंड हॉस्पिटल में अर्थात किसी ट्रेंड हॉस्पिटल में पहुंचेंगे और किसी ट्रेंड मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ का मदद लेंगे, है ना। तो आइए बात करते हैं, आपको मदद करना चाहिए, आपको वहां तक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो विशेष चिकित्सीय मदद के लिए इंतजाम करें। कैसे करेंगे? फर्स्ट एड कार्यकर्ता की यह जिम्मेदारी है कि वह डॉक्टर या विशेषज्ञ को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हालात तथा उसकी परिस्थिति के बारे में बताए ताकि वह तैयारी करके आ सके। मतलब आपको फ़ोन के माध्यम से, आप इमरजेंसी कॉल के माध्यम से किसी डॉक्टर या किसी स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हालात और उसकी परिस्थिति के बारे में बताएंगे जिससे कि वो तैयारी कर आ सके। यदि पास में कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर है तो फर्स्ट एड कार्यकर्ता को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को वहां ले जाने का जल्दी से जल्दी इंतजाम करना चाहिए, है ना। पहले तो आप प्राथमिक ट्रीटमेंट देंगे, अगर मान लीजिए वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है और वहाँ कैजुअलिटी है तो आपको वहाँ फर्स्ट एड देना चाहिए। और साथ ही साथ आपको पूर्ण रूप से तैयारी भी करना चाहिए कि आप उसको विशेष जगह अर्थात किसी ऐसे ट्रेंड मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? यदि पास में कोई अस्पताल या डॉक्टर है तो फर्स्ट एड कार्यकर्ता के रूप में, एक फर्स्ट एडर के रूप में आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को एक सुरक्षित स्थान तक अर्थात एक हॉस्पिटल तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने का इंतजाम करना चाहिए। आगे देखिए, क्या उल्टी करवाना, किस परिस्थिति में आप उल्टी करवाएंगे? कई बार जब किसी ने जहर पी लिया हो, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट ने जहर पी लिया हो, तो फर्स्ट एड कार्यकर्ता को सही तरीकों व दवाइयों का इस्तेमाल करके उल्टी करवानी चाहिए। बाय द वे, आप जा रहे हैं सड़क रास्ते में दुर्घटना हो जाता है और कोई आदमी जहर पी लिया है, तो आप अगर आपके पास स्किलिंग है, आप हुनरमंद हैं और आपके पास ये स्किल डेवलप्ड है, तो आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पहुँचकर उस आदमी का मदद करें। तो क्या करेंगे आप जल्दी से जल्दी, अगर वो जहर पी लिया है तो जल्दी से जल्दी आप वॉमिटिंग कराएंगे। कोई ना कोई ऐसा दवा आपके पास अवेलेबल अगर हो तो आप दवाई का इस्तेमाल करके या सही तरीक़ों का इस्तेमाल करके या मैनुअली या फिर दवा के माध्यम से आप उसको उल्टी कराएं। जब आप उल्टी करा देंगे तो उसके अंदर का जो दवा है, जो टॉक्सिक मटेरियल है, वो क्या करेगा, बाहर की ओर आ जाएगा और उस पेशेंट का जान बच सकता है। अगर देखिए किसी पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया है, बाय द वे रोड एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया, तो इसका देखभाल कैसे करेंगे? यदि ऐसा लगे कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का फ्रैक्चर हो गया है तो सबसे पहले फर्स्ट एड कार्यकर्ता को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को शरीर के जिस अंग पर चोट लगी है उसे कम से कम हिलाना डुलाना चाहिए। अगर फ्रैक्चर हो गया है तो उसको हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। कोशिश करें कि रोगी को ऐसी स्थिति में रखें जिससे उसे कम दर्द हो और ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल सके। अगर बाय द वे आप जा रहे हैं, किसी को फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर वाले आदमी को, उस पेशेंट को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। अगर ज़्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे तो उसको पेन ज़्यादा हो सकता है। कोशिश करें कि उसको उसी स्थिति में रखें और जिससे उसको कम दर्द हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसको आराम मिल सके, है ना। अगर मान लीजिए कोई आदमी डूब रहा है तो डूबने वाले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को फर्स्ट एड कैसे करेंगे? सांस के रास्ते को साफ करके मुंह और नाक को फर्स्ट एड प्रदान करें। अगर मान लीजिए कोई आदमी डूबा है तो उसके सबसे पहले क्या करेंगे, उसके एयरवे को साफ़ करेंगे, सांस वाले रास्ते को साफ करेंगे और मुंह और नाक को फर्स्ट एड प्रदान करेंगे, है ना। अर्थात मुंह और नाक के माध्यम से उसके नाक को दबाकर मुंह से फूंकेंगे, है ना, और उसको एक सांस देंगे तथा ज़रूरत पड़ने पर कृत्रिम सांस देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अगर आपको लगता है कि उसकी सांसें नहीं ले पा रहा है तो आप वहाँ कृत्रिम सांस देंगे, अपने मुँह से उसके मुँह में सटाकर आप क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देंगे। आगे देखिए, तीव्र मौसम की अवस्थाओं में रक्षा। अगर मान लीजिए मौसम प्रतिकूल है ना, अर्थात अनफेवरेबल कंडीशन है, तो आप एक फर्स्ट एडर के रूप में किस प्रकार से उसका मदद करेंगे? फर्स्ट एड कार्यकर्ता मरीजों को तीव्र मौसम जैसे अत्यधिक गर्मी या सर्दी से बचा कर रखें। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को ठंडे और ढकी हुई जगह में रखें। अर्थात अगर मान लीजिए कोई आदमी को एक्सीडेंट हो गया है और वो ऐसे जगह पर है जो बहुत ही तीव्र मौसम है, जैसे बहुत तेज़ी से सर्दी या बहुत तेज़ी से गर्मी, तो उसको उस स्थान से हटाकर एक सुरक्षित जगह, ढकी हुई स्थान पर पहुंचाएंगे। यदि अत्यधिक सर्दी है तो उसे गर्म कपड़े दें। अगर बहुत तेज़ी से ठंड है तो उसको गर्म कपड़े दें। मौसम के आधार पर गर्म या सर्द उपयुक्त पेय पदार्थ पीने को दें। अगर मान लीजिए ठंडी या गर्मी जैसा मौसम हो तो मौसम के आधार पर आप उसको पीने का पदार्थ देंगे, पेय पदार्थ उसको प्रोवाइड करेंगे, है ना। दुर्घटना की रिपोर्ट लिखें। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए आप वहाँ हैं तो आपको दुर्घटना का रिपोर्ट लिखना जरूरी है, क्योंकि पेशेंट का केस हिस्ट्री अगर किसी हॉस्पिटल आप ले जाकर रेफ़र कर रहे हैं तो वहाँ केस हिस्ट्री की बहुत नितांत आवश्यक होते हैं, क्योंकि जब अच्छे से केस हिस्ट्री आप दे पाएंगे तो पेशेंट का डायग्नोसिस बहुत अच्छे से हो पाता है और जितना बढ़िया डायग्नोसिस होगा ट्रीटमेंट उतना ही बढ़िया हो पाता है। तो आप दुर्घटनाग्रस्त की रिपोर्ट, दुर्घटना का जो रिपोर्ट है उसको ज़रूर लिखेंगे। एक फर्स्ट एड कार्यकर्ता को इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उसे दुर्घटना के बारे में क्या विस्तार पूर्वक यह नोट लिखना चाहिए जिसमें सब तथ्य हो। मतलब आपको एक विस्तार पूर्वक एक नोट लिखना चाहिए अपने कॉपी में, एक रिपोर्ट उसको तैयार करना चाहिए जिसमें सही तथ्य सब दिए गए हों। और
इसमें उसे दी गई फ़र्स्ट एड के बारे में भी लिखना चाहिए। आप जो फ़र्स्ट एड उसको प्रोवाइड किए हैं उसको भी आप उसमें डिटेल्स में लिखें। यह रिपोर्ट उस डॉक्टर के लिए बहुत उपयोगी होगा जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का इलाज करेगा। मैंने बताया ना कि आप अगर हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो ये जो आपने रिपोर्ट बनाया है दुर्घटना के स्थान पर जो रिपोर्ट आपने बनाया है, जो आप फर्स्ट एड दे रहे हैं, साथ ही साथ किस प्रकार से उसकी कैजुअलिटी हुई है, किस प्रकार का चोट है, ट्रॉमा है, इन सबको जब आप देंगे तो उस डॉक्टर के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा और वो बहुत आसानी से अपना डायग्नोसिस क्लियर कर सकता है, डायग्नोसिस बनाकर उसको उचित ट्रीटमेंट दे सकता है ना। आइए हम बात करते हैं सामूहिक आपातकालीन परिस्थिति या दुर्घटनाओं में दिया जाने वाला फर्स्ट एड। अगर मान लीजिए कहीं बिल्कुल हताहत अगर कोई चीज़ है, जहां सामूहिक आपातकालीन परिस्थिति हो गई है, जहां बहुत मैसिव अमाउंट में लोगों को दुर्घटना हो चुका है, ऐसे में आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आप सड़क दुर्घटना में देखें कि पूरा के पूरा बस में जितने लोग हैं सब वो जोखिम हो चुके हैं, तो ऐसे हताहत स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आज आइए बात करते हैं कुछ सामान्य सिद्धांत। सबसे पहले शांत रहें और कोई भी काम करने से पहले सोच विचार लें। अर्थात इस स्थिति में जब बहुत ज़्यादा से हताहत होता है तो आपका दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन वहाँ आपको क्या करना है, शांति का परिचय देंगे और कोई काम करने से पहले आप भली भांति विचार कर लेंगे, है ना। अगला क्या है, घायल व आसपास खड़े दर्शकों को एक नर्स के रूप में अपना परिचय देंगे। जितने घायल लोग हैं या आसपास के खड़े दर्शक हैं, सबसे पहले आपको अपने को इंट्रोड्यूस कराना है कि हम एक ट्रेंड नर्स हैं, एक हम ट्रेंड फर्स्ट एडर हैं, तो लोग आपके ऊपर वहाँ बिलीव करेंगे और विश्वास करेंगे और आपको वहाँ किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड देने के लिए आपको रोकेंगे नहीं और आपका पूरा हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना एक अच्छा परिचय देना पड़ेगा। घायल को जिस परिस्थिति में पाया है उसी में रहने दें और तभी हिलाएं जब कोई खतरा महसूस हो। घायल जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहने दें। अगर मान लीजिए आपको ये ज़रूरत है कि उसको हिलाना डुलाना है और तब जब आपको लगे कि ये कोई खतरा हो सकता है तब आप उसको हिलाएंगे डुलाएंगे, जब तक कि आर्थोपनिया नहीं हो। अर्थात मान लीजिए किसी प्रकार का कोई आर्थोपनिया नहीं है तो आप उसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। घायल को नमी व ठंड से बचा कर रखें। मान लीजिए अगर कोई पेशेंट विक्टिम्स है तो उसको क्या करेंगे, किसी नमी या ठंड से बचा कर आपको रखना होगा। अगला क्या है, जानलेवा समस्याओं की तत्कालीन जाँच करें। अगर मान लीजिए कोई जानलेवा समस्या है तो उसका जाँच कर लें आप। सांस का, जैसे सांस का रुक जाना, जैसे मान लीजिए सांस का अगर सांस रुक जाएगा तो पेशेंट का जान चला जाएगा, ये आपको तुरंत देख लेना है कि एयरवे कैसा चल रहा है। दूसरा, नब्ज या नाड़ी का न मिलना। अगर मान लीजिए पल्सेस नहीं चल रही हैं, नाड़ी नहीं चल रही है तो उसको आपको चेक करना है। खून बह रहा है, अगर हेमरेज हो रहा है तो आप उसको देखेंगे कि हेमरेज क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस प्रकार से आप हेमरेज को रोकेंगे। अथवा विष या जहर से संबंधित हिस्ट्री मिली हो, अर्थात इस प्रकार से अगर कोई विष हो, कोई जहर हो, अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई जहर का बॉटल मिला है, तो इन सब समस्याओं को आप तात्कालिक रूप से क्या करेंगे, जाँच करेंगे। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। संकेतों के आधार पर प्राथमिक सेवाएं प्रदान करें। जिस प्रकार से संकेत आपको मिल रहे हैं, जिस प्रकार की आपको सुविधाएं समझ में आ रही हों, आप उसके आधार पर अपनी फर्स्ट एड देंगे, अपनी प्राथमिक उपचार देंगे। फर्स्ट एड सेवाएं प्रदान करने से पहले एक व्यवस्थित जांच कर लें। अर्थात आप फर्स्ट एड देने से पहले आपको खुद ही एक अच्छी डायग्नोसिस तैयार कर लेनी चाहिए। एक पूर्ण रूप से आप सोच विचार लें कि हमको कौन सा फर्स्ट एड देना है और क्या उचित पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने को तैयार रखें। यदि घायल होश में है तो उसे समझाएं कि आप क्या कर रही हैं और क्या हो रहा है, उसे सांत्वना दें कि उसकी मदद की जाए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति घायल है और वो होश में है तो उसको आपको सांत्वना देना चाहिए, आपको उसको समझाना चाहिए और उसे मदद करने के लिए कहना चाहिए और लोगों को कहना चाहिए सब लोग आपके साथ हैं, आप बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जब आप उसको मोटिवेशन देंगे, प्रेरणा देंगे तो वो पेशेंट क्या होगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यदि पेट में चोट लगने या थोड़े ही समय में घायल को एनास्थीसिया अर्थात बेहोशी देने की संभावना लग रही है तो घायल को किसी भी प्रकार का पदार्थ पीने या खाने को न दें। अगर मान लीजिए पेट में चोट लग रहा है ना, थोड़े ही समय में घायल, अगर मान लीजिए वो एनास्थीसिया हो रहा है, उसको बेहोशी होने की संभावना हो रही है, तो आप किसी प्रकार का कोई पेय पदार्थ या खाने पीने के लिए उसको नहीं देंगे, है ना। कभी कभी ये होता है कि पेशेंट को जैसे गंभीर चोट लग जाता है तो उसको बेहोशी आने लगती है, तो उस स्थिति में आप इसको किसी प्रकार का कोई खाने पीने का या पेय पदार्थ नहीं देंगे, है ना। जब तक मरीज को न हिलाएं, तब तक मरीज को न हिलाएं जब तक कि सारी ज़रूरी फर्स्ट एड सेवाएं प्रदान न की जाएं, न कर दी गई हो और ले जाने के लिए उपयुक्त यातायात साधन उपलब्ध न हो। देखिए, किसी भी पेशेंट को तब तक न हिलाए डुलाएं जब तक कि आपकी टोटल फर्स्ट एड की सेवाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं या फिर किसी प्रकार का कोई आपको यातायात सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, तब तक आप पेशेंट को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, बिल्कुल उसी स्थिति में रखेंगे। ये किस कंडीशन में, जब किसी प्रकार का कोई बिल्कुल हताहत कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। अगर बहुत सारे ऐसे हैं एक साथ आपातकालीन परिस्थिति आती है, तब आपको ये सब निर्णय लेना पड़ेगा। तो आज की वीडियो सेगमेंट्स में हम यहाँ तक बात करेंगे। कल अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे
दुर्घटनाग्रस्त घायलों की जांच, अर्थात हम हेड टू टूज़ अर्थात सिर से लेकर पैर तक के किस प्रकार से हम जांच करेंगे किसी ऐसे पेशेंट का जो घायल है, जो विक्टिम है और किसी दुर्घटना स्थल पर पड़ा हुआ है। तो उम्मीद है आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे इसी वीडियो सेगमेंट्स में, इसी चैनल्स पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।